गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने ग्रुप डी के सीरीज नंबर आज 24 में लेके आ चुका हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आप लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग के सामने लगातार 100 क्वेश्चन का सीरीज में लेके चल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं हमारे बीच आज 100 क्वेश्चन में किस टाइप्स का क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, हमारा सारे एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे वो आपका जीके जीएस का हो, चाहे वो आपका साइंस का हो, सारी क्वेश्चन को जरूर आप लोग देखिए, कुछ ना कुछ जरूर आप लोग को सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ, एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 4/5 25 है, तो और मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे निकालना है, रेट निकालना है। तो आपको लोगों को मैं ट्रिक से बताता हूँ, जब भी स्टेप से रहता है तो आप लोग का रेट का बोला तो 4/25 कर दीजिए। इसका सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई। अब आप लोग सॉल्व कीजिए, यानी कि 25 का पाला में 100 कितना टाइम्स करेगा, 4 बार में। आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 आएगा। और 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेट निकलेगा 4%। तो आप लोग इस प्रकार से इसका शॉर्टकट वे में आप लोग बना सकते हैं, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वैसे आप लोग लॉन्ग वेटर से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल को आप लोग एक्स मान सकते हैं। क्लियर है, ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट इसके बाद क्या लिख रहा, उस राशि का 4/25 है, तो 4/25 एक्स मान लेंगे। क्लियर है, और आप लोग इस राशि पे आप लोग बैठा सकते हैं। देखिए 4/25 का एक्स कर सकते हैं इंटू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्स हो गया। रेट को मानना है तो आर मान लीजिए, टी टाइम अगर देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, टाइम के लिए आप लोग को सॉरी, यहाँ पे टाइम तो आप लोग को फिक्स नहीं बोले, तो आर को ही हम मान लेंगे। क्लियर है, अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, और यहाँ पे टोटल अगर दिखना चाहते हैं तो आप लोग सिंपल वे में देखिएगा 100 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 100। अगर आप लोग यहाँ से भी सॉल्व करते तो सिंपल में आर इजकल टू 4% आ जाएगा। क्लियर है, देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया। 24 का टेबल में 104 टाइम्स आता है। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 16 आएगा। तो 16 बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर। तो सिंपल में आर स्क्वायर है, तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े हैं जिन्हें जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या को लिखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, पहला जो अभाज्य संख्या होता है 50 का 53 होता है, मैं लिख देता हूँ। फिर 59 को लिख सकते हैं, फिर 61 को लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग 67 को लिख सकते हैं, फिर 71 को लिखेगा, फिर आप लोग 73 को लिखेगा, फिर 79 को लिख सकते हैं। फिर आप लोग को यहाँ पे अगला 83 को लिखेगा, फिर आप लोग 89 को लिखेगा, फिर 97 को लिखेगा। ये सारे जो है 150 से लेकर 100 के बीच अभाज्य संख्या। क्लियर है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है किसी भी दो अभाज्य संख्या का योग अभाज्य नहीं हो सकता, किसी भी दो अभाज्य संख्या का योग अभाज्य नहीं हो सकता। तो देखिए, तो इसमें बोल रहा है, क्या लिख रहा, कि सॉरी, 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं के समुच्चय से अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े जिसे जोड़ने पर अभाज्य संख्या ही प्राप्त हो। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी जोड़ी का मान लीजिए कि मैं ये दोनों को जोड़ता हूँ, 9 और 7 कितना होगा, 16। 9 9 18 हो जाए, यानी 186। देखिए ये क्या अभाज्य संख्या नहीं। तो आप लोग को मैं बताना चाहता, किसी भी दो अभाज्य संख्या को आप लोग जोड़ेगा तो कभी वो अभाज्य संख्या नहीं आएगा। तो राइट आंसर जो आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी को कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 0 लिख सकते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल मान लीजिए 2 लिखा हूँ, 2 में ऑप्शन 50 के अकॉर्डिंग कीजिए तो 0 ही आएगा। क्लियर, तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 3 5 8 14 21 का माध्य ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग को माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, माध्य निकालने के लिए सारे जो संख्या दिया था परीक्षण, तो सारे को जोड़ दिए, यानी 2 प्लस हम लोग क्या करेंगे, 5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 21 करेंगे। क्लियर है, और इसको ना टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, यानी टोटल संख्या 5 है। अगर आप लोग इसे डिवाइड करते हैं तो देखिए टोटल संख्या को सम कीजिए 50 आएगा। 50 को आप लोग 5 से डिवाइड कीजिए तो सिंपल में आप लोग का 10 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 2 मीटर भुजा के वर्गाकार पत्थर के कितने टुकड़े बिछेंगे। सबसे पहले अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कमरा, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कमरा जो होता है एक प्रकार का रेक्टेंगुलर शेप में आगे होता है। तो रेक्टेंगुलर का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 12 को हम लोग 8 से गुना करेंगे, तो ऑलरेडी आप लोग को पता है क्या आएगा, 96 मीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है, अब क्या बोल रहा, 2 मीटर वर्ग स्क्वायर है, तो फिर वर्ग का भुज क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × 2 यानी भुजा स्क्वायर होता है, ये कितना आ रहा है, 4 मीटर स्क्वायर आ रहा है। क्लियर है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कितने टुकड़े बिछेंगे। तो फ्रेंड, जब भी कितने के टुकड़े की बात करता है तो हम लोग क्या करेंगे, कमरा के क्षेत्रफल को हम लोग क्या करें, वर्गाकार
पत्थर का क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे, 96 को ना 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑरली वे आप लोग का क्या है 24। तो इसका सिंपल में आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी 24 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके घनों का योग 34,560 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है रेशियो में आप लोग को क्या बोला 2:3:5 इसके घनों का योग। देखिए 2x⁻³ कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए 3x⁻³ कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए 5x⁻³ कर लीजिएगा। क्लियर है। और सारे का सम अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो क्या लिखा है 34,560 लिख रहा। आप लोग सॉल्व कीजिए। 2x का क्यू क्या क्या होगा 8x क्यू होगा, फिर 3 का होगा 27 होगा, फिर 5 का क्या 125 होगा। सारी को अगर आप लोग सम कीजिएगा तो सिंपल में 160 आ जाएगा। 160x³ बराबर ये अगर आप लोग वैल्यू निकाले 34560 आएगा। क्लियर है। ये 0 0 को कैंसिल कर दीजिएगा। अब 16 का पहाड़ा में 34 56 जो आएगा आप लोग का, ये सिंपल वे में 216 बार में आएगा। कितना बार में 216 बार में। तो यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेगा। तो पावर 3 है तो 216 ऑलरेडी आप लोग जानते हैं किसका क्यूब रूट है तो 6 का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पर दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो फ्रेंड देखिए एक्स का वैल्यू मैं कितना लाया 6 लाया। देखिए एक्स का वैल्यू मैं 6 लाया। क्लियर है। यहाँ पे दूसरी संख्या निकालना है तो 3 को हम लोग क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल में 18 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है यदि एक निश्चित गुण भाषा में देखिए निश्चित गुण भाषा में आप लोग को जो लिख रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले सी लिख रहा ओ है LOURED, ये वर्ड्स लिख रहा है। ठीक है। कलर के बारे में लिख रहा, इसको लिख रहा देखिए एक्स लिख रहा, फिर आप लोग के सामने एक्स के बाद आप लोग का डी लिख रहा। क्लियर है। फिर देखना चाहते हैं पी लिख रहा, सॉरी थोड़ा स्पेस छोटा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को एक्स है, एक्स के बाद डी है, फिर देखिएगा तो पी है, फिर आप लोग के सामने डी है, फिर आप लोग के सामने एन है, फिर ए है, फिर क्यू है, फिर जेड है, ये लिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बोला इसी कुट भाषा में ऑर्डर को करना है। सबसे पहले मैं ये देखना चाहेंगे यहाँ पे किस चीज़ का यूज किया गया। सबसे पहले देखिए सी का अपोजिट होता है एक्स, तो यहाँ अपोजिट कर दिए। क्लियर है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ देखना चाहते हैं और भी कोई किसी का अपोजिट है क्या, नहीं। आप लोग को यहाँ पे सिंपल में ऑर्डर के बारे में बोल रहा ऑर्डर। तो देखिए मैं मान लीजिए कि सबसे पहले यहाँ ऑर्डर लिखता हूँ ORDER। सबसे पहले देखना चाहता हूँ क्या होगा ओ के सामने। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो देखिए ये ओ के सामने क्या है डी है, यहाँ भी ओ के सामने डी है, तो ओ यहाँ पे जो ओ है वहाँ पे क्या लिखेंगे डी लिख देंगे। क्लियर है। बात करते आर, तो आर के सामने क्या है एन है, तो फ्रेंड्स हम लोग एन कर देंगे। फिर डी है तो ऑलरेडी डी के सामने हम लोग क्या लिख रहे हैं जेड, तो जेड लिख सकते हैं। बात करते हैं ई का, तो ई के सामने क्या रहा है क्यू, तो हम लोग यहाँ पे क्यू लिख देंगे। बात करते हैं आर का, तो आर के सामने ऑलरेडी देख रहे हैं एन है। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा डी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी। आर के जहाँ पे क्या था तो फ्रेंड्स आर के जहाँ पे ए होना चाहिए, सॉरी मिस्टेक होता है। डी के यहाँ पे सॉरी, तो DAZQN होगा, DAZQNA होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने एक है जिनके ठीक पहले 7 है। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या बोला कितने एक है जिनके ठीक पहले क्या है 7 है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये आप लोग का एक है इसके पहले 7 है, फिर देखिए ये एक है जिसके पहले 7 है, फिर अगला स्टेप देखिए यहाँ पे एक है जिसके पहले 7 है, फिर यहाँ पे भी देखिए एक के पहले 7 है, यहाँ पे देखिए एक के पहले 7 है। यानी टोटल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो टोटल कितना गया 5। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी की माता है, डी सी की बहन है, सी अपने पिता ई का इकलौता पुत्र है, यानी डी बी की बुआ है, तो क्रमशः डी और सी एक दूसरे से कैसे संबंधित है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करें ए बी की माता है। देखिए ए जो है आप लोग को बताना चाहता है ए बी की माता है, तो चलिए देखिए मैं बता रहा हूँ ए जो बी की माता है। क्लियर है माता है। फिर लिख रहा है डी सी की बहन है, डी सी की बहन, अभी सी के बारे में कहीं हम लोग पढ़े नहीं है। फिर लिखा सी अपने पिता ई का इकलौता पुत्र है, यदि डी बी की बुआ है तो फ्रेंड डी जो है बी की बुआ है, तो देखिए डी का ही पिता, देखिए डी का डी ये क्या लिखा है ये डी बी की बुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग को बुआ बनाएंगे। तो देखिए ये माता था। क्लियर है। तो इसका पिता यानी कि हम इसका मान लीजिए कि प्लस के रूप में लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे डी मान लीजिए इसका ये बुआ हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है यदि डी जो है बी का बुआ है तो फ्रेंड ये डी जो आप लोग का बी का बुआ हो गया। क्लियर है। अब तो और फिर इसमें अगर फोकस करना चाहते हैं डी और सी एक दूसरे से कैसे संबंधित होगा। सबसे पहले मैं पे सी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सी और डी क्या बहन है, तो फिर हम लोग सी लिख दें, यानी कि सी और डी आपस में क्या है बहन हो गया। क्लियर है। अब लिख रहा सी अपने पिता ई का इकलौता पुत्र, सॉरी तो यानी पुत्र, तो यानी अपने इकलौता पिता यानी ई का इकलौता ये पुत्र है। देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये।
तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग लिख रहा है, तो डी और सी कैसे संबंधित है। तो ऑलरेडी देख रहे हैं सी और डी यानी एक ही जनरेशन के हैं, और एक ही जनरेशन तो प्लस माइनस यानी भाई बहन है। तो प्लस माइनस यानी भाई बहन है, तो सिंपल वे में सबसे पहले डी के बारे में बोलते हैं बहन भाई, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग को वेन डायग्राम का क्वेश्चन आगे, चलिए मैं बताता हूँ। सभी खिड़कियाँ दरवाजे हैं। सबसे पहले सभी खिड़कियाँ, मान लीजिए कि खिड़कियाँ को मैं विंडो मान लिया, देखिए मान लीजिए सभी विंडो क्या लिख रहा है, दरवाजे है। दरवाजे को क्या मान लूँगा, डोर मान लूँगा। क्लियर है। फिर लिख रहा है सभी दरवाजे दीवार है, तो इस सभी दरवाजे को दीवार, दीवार को क्या मान लेते हैं हम, तो दीवार को फ्रेंड मान लीजिए कि दीवार लिख दिया हिंदी में। क्लियर है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे इसका वेन डायग्राम में क्वेश्चन क्या लिख, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा है सभी खिड़कियां दीवारें, फिर से मैं बना देता हूँ। देखिए पहला था फ्रेंड, देखिए फिर से बना देता हूँ। देखिए इस सबसे पहले मान ली खिड़की थी, तो सभी दरवाजे खिड़कियां थी। फिर लिख रहा था सभी दीवारें खिड़कियां थी। इस टाइप से आप लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ये आप लोग का सबसे अंदर में जो खिड़की मान ली के मान लिया, देखिएगा ये अंदर में खिड़की मान लिया, क्लियर है। फिर दरवाजे के लिए डी मान लिया, उसके बाद दीवारें, तो दीवारें को डब्लू मान लिया। अब देखिएगा सभी खिड़कियां दीवारें हैं, तो फ्रेंड सारी खिड़कियां को अगर आप लोग देखिएगा तो दीवारें हैं, बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। फिर बोला कुछ दरवाजे खिड़कियां, तो बिल्कुल कुछ दरवाजे खिड़कियां नहीं, दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो निष्कर्ष वन और दो दोनों उपयुक्त सही है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इंग्लैंड में स्वरों को उसके पिछले अक्षर में बदल दिया जाता है और व्यंजन को उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है, तो शब्द में अभी भी कितने व्यंजन है। सबसे पहले इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में स्वरों को, तो देखिए इंग्लैंड में ई एक स्वर है, तो उससे पहले में तो ई के पहले क्या आता है डी। फिर एन एक व्यंजन है, तो व्यंजन को उसके अगला से, तो एन के बाद क्या आता है ओ आता है। फिर जी, जी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के बाद जी के बाद क्या आता है एच। फिर एल एम कर देंगे, ए के पहले यानी जेड कीजिएगा, एन के बाद क्या लिखिएगा, एन के बाद ओ लिखिएगा। फिर डी के पहले क्या कीजिए, डी के बाद ई कीजिएगा। तो अब हो रहा ऐसे शब्द अभी कितने व्यंजन है। तो चलिए व्यंजन की संख्या को काउंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एक व्यंजन, डी दो तीन चार, तो फिर व्यंजन की संख्या कुल कितना होगा, चार, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफी अच्छे से बना सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। समरूप त्वरण से चलते हुए एक व्यक्ति 3 सेकंड में 84 मीटर दूरी तय करती है। उसके बाद त्वरण समाप्त हो जाती है और बाद के 3 सेकंड में वो 78 मीटर दूरी तय करता है। वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से। सबसे पहले फ्रेंड क्या लिखा, समरूप त्वरण से यानी एक ही त्वरण से चल रहा और 3 सेकंड में 84 मीटर की दूरी तय कर रहा। क्लियर है। तो फ्रेंड सबसे पहले जो भी दूरी तय करता है उससे मान लेते हैं एस। तो ऑलरेडी आप लोग को पता है एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए मैं एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फार्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए, गति का दूसरा न्यूटन फार्मूला होता है ये। तो एस का वैल्यू देखिए तो 84 था, 84 कर दिए। क्लियर है। यू, तो यू आप लोग को दिया नहीं था फ्रेंड्स, वैसे हम लोग यू नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं, यू का यू रहने देते हैं। क्लियर है। समय के लिए बोला 3 सेकंड, तो 3 को हम लोग क्या करेंगे, यू से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस हाफ कर देंगे ए। तो ए के बारे में आप लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ए आप लोग के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पे दिया नहीं है, तो फिर लिख रहा टी, तो टी का वैल्यू 9 था, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या था 9, तो 9 कर देंगे और यहाँ पे ए, यानी इस टाइप से आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब उसी प्रकार क्या करेंगे, बाद 3 सेकंड में 78 मीटर की दूरी तय करती है। इसके बाद भी 78 मीटर यानी एस का वैल्यू 78 होगा। क्लियर है। 3 सेकंड में तो हम लोग क्या करेंगे यूटी। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसके बाद का बोल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को ऑलरेडी पता है वी बराबर क्या होता है, फार्मूला यू प्लस ए टी होता है, वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो हम लोग सिंपल में यहाँ पे क्या करेंगे, एक वर्क कर देते हैं। देखिए वी बराबर यू है, यू कर दें प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू तो आप लोग को ऑलरेडी पता नहीं है, तो टाइम टाइम का वैल्यू 3 सेकंड था और यहाँ पे ए मान लीजिए। क्लियर है। और आप लोग को सॉल्व करना, तो हम लोग एस का फॉर्मूला क्या पढ़े, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ऑलरेडी आप लोगों को मैं बताया था। अब देखिएगा एस का वैल्यू जो दिया था 78 दिया था, तो मैं सबसे पहले 78 कर दूंगा। क्लियर है। यू टी, तो ऑलरेडी आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू आया था यानी कि क्या आया था, ऑलरेडी आप लोग देखे थे 3 प्लस यू प्लस 3 ये था, और यहाँ पे टी स्क्वायर के लिए यहाँ पे टी करेंगे प्लस 0। अब आप लोग समीकरण 1 और 2 को सॉल्व जब कीजिएगा तो पूरा आप लोग का यू का वैल्यू आएगा 30 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अभी स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, यदि किसी वस्तु को अनंत और अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब अपवर्तन के बाद हमेशा छोटा बनता है। क्या बनता है, ये छोटा बनता है यानी ह्रासित बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को अवतल लेंस का फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है। और आप लोग को इसी के अकॉर्डिंग बनाना था, तो हमेशा इसमें छोटा बनता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह हमेशा प्रकाश केंद्र फोकस के बीच बनता है। क्लियर है। इसके साथ
साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, अवतल लेंस में वस्तु के अनंत पर रहने पर फोकस दूरी फोकस पे बनता है, क्लियर है। और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह पॉजिटिव होती है। इसके साथ साथ लेंस की क्षमता कैसे हमारा क्या होता है, डायोप्टर होती है। और फिर ये भी इसका जो मीटर होता है मीटर इन्वर्स में होती है, क्लियर है। गड़गड़ाहट की आवाज़ की वजह होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गड़गड़ाहट की आवाज़ ध्वनि के बादलों और भूमि जैसे कई प्रवर्तक सतहों में क्रमिक परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि राइट आंसर अगर देखना चाहिए तो क्रमिक परिवर्तन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर अगर फोकस करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। एक ही ध्वनि का बहुलित परिवर्तन के बाद बार बार सुनाई देना अनुरणन कहलाता है। ऑलरेडी मैं देखते हूँ एक ही आवाज़ आप लोग का बार बार सुनते रहते हैं तो उससे बोलते हैं अनुरणन। क्या बोलते हैं, अनुरणन। बादल की गर्जन का बार बार सुनाई देना इसी का उदाहरण होता है, क्लियर है। यानी आप लोग देखते हैं बादल गरजते रहता है, वह अनुरणन का एक उदाहरण है, क्लियर है। चलिए ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। चलिए, ध्वनि की गुणता गुण के कारण आवाज़ सुनकर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को क्या होगा, भार का फार्मूला डब्ल्यू, डब्ल्यू को हम लोग लिखते हैं एम जी। क्या लिखते हैं, एम जी। अब देखिए एम फोर होता है मास, मास का एसआई मात्रक होता है के जी, और जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यहाँ पे मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। यानी कि भार का जो एसआई मात्रक होगा न्यूटन होगा। तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। वही बात करते हैं लंबाई का, तो फिर लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वह मीटर होता है। समय का क्या होता है, देखिए समय का क्या होता है, सेकंड होता है। और द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। इस टाइप से भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर ले सकते हैं, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बादल जमीन से 1600 मीटर ऊपर है तथा पर्याप्त वर्षा होती है जिससे क्या लिख रहा है, देखिए 1,28,000 सॉरी 12,80,000 वर्ग मीटर की सतह से 2.5 सेंटीमीटर गहरे पानी से ढक ढक जाएं तो पानी को बादलों तक उठाने के लिए कृत कार्य कितना होगा। सबसे पहले फ्रेंड देखिए इसके लिए आप लोग को वर्क करना पड़ेगा, सबसे पहले पानी का आयतन निकालना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप लोग आयतन निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 1,8,000 जो जीरो दिया है 40, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे 2.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड से गुना करेंगे। फिर पानी का भार निकालेंगे, तो पूरा अगर निकालेगा तो राइट आंसर आएगा 12500 इंटू 10⁻7 जूल होगा, क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यदि किसी उत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर की फोकस दूरी क्या होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम लोग क्या करें, वक्रता त्रिज्या कितना है 24 को 2 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल वे में इसका राइट आंसर क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। तो काफ़ी अच्छे से इसका राइट आंसर क्या करते हैं 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो क्या लिख रहा है देखिए, भरतनाट्यम का उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु राज्य से हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। और भारत का प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है, और भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य शैली है, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का होता है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का होता है। उड़ीसा का जो होता है वह उड़ीसी होती है, और गरबा क्या होता है गुजरात की होती है, क्लियर है। और फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ गरबा नृत्य को यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल किया गया, क्लियर है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, क्लियर है। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, क्लियर है। इसके साथ देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इस दिन सबसे पहले भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, क्लियर है। इसके साथ साथ 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रीय गान, देखिए राष्ट्रीय गान जन गण मन ऑलरेडी आप लोग गाए भी होंगे। तो भारत का राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। और इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को भी अपनाया गया था। ये डेट काफ़ी भारतीय इतिहास के लिए काफ़ी फेमस है, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को याद करना पड़ेगा। वही बात करना चाहते हैं हम लोग, देखिए इसमें अगला लिख रहा 22 जुलाई 1947। तो 22 जुलाई 1947 भी भारत के लिए काफ़ी फेमस दिन है, क्योंकि फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई को अपनाया गया था, क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा 22 जुलाई को प्रत्येक वर्ष तिरंगा दिवस भी मनाते हैं, क्लियर है। और 22 जुलाई को फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा सॉरी भारतीय तिरंगा झंडा का जो निर्माण जो करवाया गया था पिंगली वकैया के द्वारा करवाया गया था, क्लियर है। चलिए
इसमें एक और डेट आप लोगों के सामने मेंशन कर देता हूँ। देखिए 13 दिसंबर 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये भी क्वेश्चन आता है, यानी उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 13 दिसंबर को। क्लियर है। और ये फाइनली तभी कब लागू हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को हो गया था। क्लियर है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में किसी वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आचार्य चंदन जी। वैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स था ये क्वेश्चन। देखिए ये सरल करना है, तो आप लोग अगर इसे मैथमेटिक्स के तौर पे सॉल्व कीजिएगा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आएगा 19/14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैं बता देना चाहता, देखिए तीन संख्याओं का योग 100 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:9 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप लोग देखना चाहते हैं, मान लीजिए पहला संख्या और ये दूसरा संख्या है, तो पहला दूसरा का अनुपात क्या लिखा? 4:9 है। क्लियर है। और उसी प्रकार दूसरा तीसरा, तो दूसरा के लिए मैं यहाँ पे लिख दिया, और तीसरा क्या लिखा? 4। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? पहला दूसरा तीसरा तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो जिग जैग मूवमेंट से आप लोग निकाल सकते हैं। यानी कि फ्रेंड देखिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आप लोग इससे मल्टीप्लाई करें। 4 दिया कितना हो गया? 12। फिर आप लोग इससे गुना, 9 दिया 27 हो गया। फिर लास्ट को इससे गुना करें, 9 चौक कितना होगा? 36। ये रूल अपनाइए। नहीं तो क्या कीजिए, 4 के बगल में यहाँ पे 3 है तो 3 को लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे 9 लिख दीजिए। ये आप लोग का कर सकते हैं। अब सिंपल वे में 4 दिए 12 हो गया, 9 3 27 हो गया, 9 चौक 36। यानी ए का वैल्यू आएगा 12 रेशियो, बी का वैल्यू आएगा आप लोग के सामने 27 आएगा, और सी का आएगा 36 आएगा। क्लियर है। इसे अगर आप लोग कैंसिलेशन करते हैं 3 से, तो फ्रेंड ये कैंसिलेशन करें तो 3 का पावर में 12 कितना बार में आता है? 4 बार में। तो 4 रेशियो लिख दिया हूँ। फिर 3 का पावर में 27 आता है 9 बार में। फिर 3 का पावर में 36 आएगा 12 बार में, यानी 4 रेशियो 9 रेशियो 12 आएगा। क्लियर है। तो आपको अब तीनों का रेशियो, तीनों का योग क्या है? 100 है। तो 9 4 13, 13 12 कितना होता है? 25 होता है। देखिए 9 4 13, 13 12 क्या होता है? 25। तो फ्रेंड याद रखिए 25 का वैल्यू आप लोग के बीच में 100 दिख रहा, तो एक का वैल्यू कितना दिख रहा है? 4 दिख रहा। तो हम लोग को यहाँ पे कितना 9 का वैल्यू लिखा, तो 9 चक कितना होता है? 36। तो राइट आंसर क्या होगा? 36, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, उसके महानतम महत्तम समापवर्तन और लघुत्तम समापवर्तन का गुणनफल 6760 है। तो इसकी संख्याओं का योग क्या होगा? सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक फार्मूला को याद कर लीजिए। देखिए HCF इंटू एलसीएम या फिर एलसीएम इंटू HCM। देखिए एलसीएम इंटू HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पे सिंपल में आप लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। क्लियर है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिखाना चाहता हूँ एलसीएम। तो ऑलरेडी देखिएगा इसमें दो संख्याओं का अनुपात में दिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, जो अनुपात में दिया था मल्टीप्लाई करेंगे। 5x को हम लोग क्या करें 8x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों का गुणनफल क्या दिया था? 6760। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स ये दोनों को गुना कीजिए तो 40x² आ जाएगा। 40x² का वैल्यू निकालेगा तो 670 आ रहा। आप लोग को 0 0 से कैंसिल निकालना है और x² निकालना। तो सिंपल वे में आप लोग अगर x² वैल्यू निकाले होंगे तो सिंपल वे में देखे होंगे 676/4 आ रहा होगा। क्लियर है। और हम लोग x का केवल वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल में इससे हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 676/4 ऑलरेडी पता 676 किसका वर्गमूल होता है? तो फ्रेंड ये होता है 26 का, 4 होता है 2 का, तो 26 को 2 से भागा देंगे क्या आएगा? 13। तो राइट आंसर x का वैल्यू क्या रहा? 13। और हम लोग को इन संख्याओं का योग निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो रेशियो क्या दिया था? 5:8। तो 5 और 8 को जोड़िए तो 13 आएगा। 13 को हम लोग x का वैल्यू, यानी x का वैल्यू 13 था, 13 को 13 से गुना कीजिए सिंपल में 169 आएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। काफ़ी ऑरली क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिलासपुर से अमृतसर जाती है और 94 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि पूर्ण यात्रा के लिए 186 घंटों का समय लगता है तो बिलासपुर और अमृतसर के बीच की दूरी ज्ञात करना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब भी कोई एक जगह पे गया और वापस ट्रेन वापस रिटर्न बैक होता है, तो उसके लिए क्या कीजिए, दोनों जो चाल होता है वापस अगर रिटर्न बैक होता है और अपोजिट डायरेक्शन में जब भी रहता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, दोनों के जो चाल होता है उसको सम करते हैं। यानी कि सिंपल में 92 + 94 को आप लोग ऐड कीजिए और बराबर। देखिए तो 92, मैं देखिए सिंपल बनाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग को क्या निकालना? दूरी। सिंपल में फ्रेंड्स आप लोग को दूरी निकालना और समय कितना ले रहा? 186 घंटा ले रहा। दूरी निकालना है। तो काफ़ी अच्छे से हम लोग क्या करते हैं कि ये 92 है प्लस हम लोग क्या करेंगे 94, ये लिख सकते हैं चाल। तो चाल और क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बराबर मान लीजिए एक्स मान लिए, और समय लिख रहा है 186 घंटा, तो 186 में मान लिया। क्लियर है। और आप लोग को यहाँ पे 92 या 94 को ऐड कीजिए, यानी 6 हो गया, 9 9 18। अब 186 को सिंपल वे में 186 से गुना कर दीजिएगा। तो और यहाँ पे एक्स निकालिए, यहाँ पे 186 था ना। हाँ,
तो आप लोग इसे गुना कीजिए, 4 2 6 9 9 18, हाँ 186 को 186 से आप लोग सिंपल वे में गुना कीजिए, आप लोग का जो वैल्यू आएगा वही आप लोग का इसका दूरी आ जाएगा। वैसे ये तो वैल्यू फिर मिस्टेक आ रहा, तो आप लोग एक और बात कर सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या कीजिए, इसका चाल देखिए, चाल को हम लोग रेशियो में लाते हैं। देखिए चाल एक का रेशियो देख रहे होंगे 92 था, क्लियर है, और एक और का चाल लिख रहा है 94 था। तो चलिए इसे हम लोग रेशियो में लाते, तो ये 46 रेशियो होगा, ये क्या होगा 47 होगा, क्लियर है। ऑलरेडी पता चाल और समय का रेशियो क्या होता है, अपोजिट होता है, क्लियर है। तो समय इसका क्या होगा, यानी 47 रेशियो क्या होगा 46 होगा। अब प्रश्न से चलते हैं, दोनों का हम लोग अपोजिट डायरेक्शन था, तो दोनों के रेशियो को सम कर दें, यानी 47 प्लस 46 करेंगे बराबर, ये दोनों का सम कीजिए तो कितना रहा 186 घंटा। फ्रेंड्स क्या लिखिए 186 घंटा। तो 43 और 86 को जोड़िए, तो सिंपल वे में आप लोग को देखिए 43 और 86 को जोड़िएगा तो 7 6 13 आ जाएगा, 4 4 8 8 9 93, 93 का वैल्यू देखिएगा तो 186 घंटा आ रहा। उसी प्रकार हम लोग एक का वैल्यू निकाले, तो एक का वैल्यू 2 घंटे के बराबर आ रहा है, क्या आ रहा है 2 घंटे के बराबर आ रहा। तो आप लोग को दूरी निकालना, तो दूरी पर क्या करेंगे, चाल गुना समय। तो चाल क्या था 92 था, क्या था ये 92 था, और एक और क्या था आप लोग के सामने 47 था। तो 47 हम लोग इसका समय से गुना कर दें, और रेशियो कितना आ रहा था 2 आ रहा था। अगर आप लोग इससे गुना करते हैं तो सिंपल में 8648 किलोमीटर आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन मैं बता दिया हूँ, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। पी और क्यू दोनों को कुछ मिनटों के लिए खोला गया, जिसके बाद पी को बंद कर दिया गया था। टंकी के शेष हिस्सों को क्यू द्वारा 5 मिनट में भर दिया गया। पाइप पी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया। सबसे पहले फ्रेंड देखिए, आप लोग को क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो नल है, दो नल पी और क्यू है, तो माना कि पहला नल पी है, क्लियर है, और सेकेंड नल हम लोग मान लेते हैं क्यू है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, देखिए पहला नल मान लीजिए पी है, सेकेंड नल क्यू है। एक आप लोग का 30 मिनट भर रहा, और एक क्या लिख रहा है 20 मिनट भर रहा, क्लियर है। तो दोनों का एक्यूरेसी निकाले, यानी क्षमता निकाले तो 60 आएगा। अब ये यानी इसका 2 आएगा, इसका क्या आएगा 3 आएगा, क्लियर है। यानी कुल क्षमता देखिएगा तो इसका क्षमता 2 आ रहा है, इसका कितना आ रहा 3 आ रहा है, क्लियर है। सबसे पहले बात इसके बाद देख रहे हैं, पी और क्यू दोनों को कुछ मिनटों के लिए खोला जाता है, जिसके बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग को पी को बंद करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख रहा, टंकी का शेष हिस्से को क्यू के द्वारा 5 मिनट में भर दिया जाता है। सबसे पहले फिर ऑलरेडी आप लोगों को पता 5 मिनट तक ये क्यू बंद कर देता है, तो 5 मिनट तक आप लोगों को क्यू चालू ही रहेगा ना, तो 5 मिनट में कार्य कितना करें, 5 को 3 से गुना करेंगे 15। तो सबसे पहले 60 में से हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 45, यानी कि फ्रेंड्स अब शेष कार्य क्या बच गया 45। अब 45 को कार्य कौन करेंगे, तो पी और क्यू दोनों मिला के कार्य करेगा। तो पी का रेशियो 2 था, क्यू का रेशियो 3 है, 2 और 3 5, तो 45 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9। तो आप लोग काफ़ी अच्छे से 9 मिनट इसका आंसर ला सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इस टाइप से आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए एक और बार मैं बता देता हूँ, देखिए सबसे पहले याद रखें पी का रेशियो क्या था, तो पी का देखिए 30 था, और उसी पर क्यू का क्या था 20 था। दोनों का रेशियो निकाले होंगे, यानी टोटल क्षमता 60 था। अब पी का वैल्यू आ गया 2, इसका आएगा 3, क्लियर है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिख रहा है क्यू 5 मिनट में भर देता, तो क्यू का 5 मिनट का क्षमता, यानी 5 को इसका क्षमता 3 था, तो 5 को 3 से गुना करेंगे 15 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल में से 15 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 45। अब ये 45 आप लोग का शेष बचा, तो शेष को दोनों कौन करेगा, पी और क्यू करेगा। तो पी और क्यू का रेशियो 2 और 3 का अनुपात किया था 5 आ गया, तो इसे सॉल्व किया तो 9 मिनट इसका आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्तर तकिया, तो सोफा क्या होगा, सोफा कहाँ लगता है, गद्दी में लगता है, तो गद्दी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। चलिए काफ़ी अच्छा से आप लोग को मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको खुद से कीजिएगा। देखिए पक्षी शुतुरमुर्ग का चमगादड़। देखिए सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, देखिए मान लीजिए कि ये सबसे पहले एक शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग एक क्या पक्षी के अंतर्गत आता है, और चमगादड़ एक अलग आता है, सरीसृप के अंतर्गत आता है। तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं, यानी देखिए ये सबसे बड़ा एक पक्षी था, ये क्लियर है। अब पक्षी के अंदर शुतुरमुर्ग आता है, ये क्या था चमगादड़। तो ऑप्शन नंबर अगर जानना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से वेन डायग्राम इसका क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विषम आकृति जोड़े चुने जो अन्य आकृति जोड़ियों से भिन्न है। सबसे पहले फिर इसमें आप लोग को विषम आकृति चुनना है, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी को फोकस कीजिए। देखिए ये आप लोग का अपोजिट है, क्योंकि देखिए इसमें आप लोग का ये फॉर्म इसका 2 पार्ट्स में बांट रहा, इसका भी देख रहे हैं ये इसी फॉर्म में लिख रहा, लेकिन इसमें अगर देख रहे हैं तो ये अलग के रूप में कर, एक ट्रायंगल के रूप में लिख रहा है, एक स्पेयर के रूप में, एक पैरेललोग्राम के लिख रहा, रोम्बस के रूप में लिख रहा, तो ये अपोजिट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 क्या लिख रहा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निर्दिष्ट मौलिक कर्तव्य देश के सभी नागरिकों पर बाध्यकारी होते हैं। बिल्कुल ये सही है, संवैधानिक बाध्यताओं के बिना कोई भी भारतीय अच्छा नागरिक नहीं होगा।
और क्या लिख रहा है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल करना ही यह सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका है कि सभी नागरिक उसका पालन करें। ऐसा नहीं है फ्रेंड, ऐसा नहीं होता, तो ये गलत है। एकमात्र जब भी रहेगा तो ये गलत होगा, ये नेगेटिव वर्ड्स था और नहीं बनेगा, ये दोनों गलत हो गए। ना तो वन धारण करता, ना ही धारण टू करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करना चाहते हैं। देखिए 89 बराबर लिख रहा है 178, तो 90 का वैल्यू क्या होगा, सिंपल वे में फ्रेंड्स आप लोग देखिए 89 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 178 आएगा, तो 90 को भी हम लोग 2 से गुना करेंगे, सिंपल वे में 180 आएगा। तो काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, पानी की गहराइयों निर्धारित, पानी के पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का। क्लियर है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन आता है सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद कर लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग करते हैं। और एक फैथोमीटर, देखिए मैं लिख देता हूँ, एक फैथोमीटर बराबर जो होता है वह 6 फीट होता है। इस चीज़ को भी आप लोग काफ़ी अच्छे से याद कर सकते हैं। क्लियर है। बात करते हैं एमआरआई का, तो फिर एम फोर होता है मैग्नेटिक, आर होता है रिसोर्सेस रेजोनेंस होता है, आई फोर इमेजिंग होता है। क्लियर है। इस टाइप से आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक होता है रडार, तो रडार का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। देखिए एक होता है रडार, तो रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। और इसका प्रयोग करते हैं दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी, चाल तथा चलने की दिशा का पता लगाने के लिए करते हैं रडार का प्रयोग। क्लियर है। फिर मैं बोलता हूँ रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी अच्छा है। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच में 0.1 या फिर 1/10 सेकेंड की समय अंतराल की जरूरत होती है, यानी 0.1 सेकेंड की जरूरत होती है। यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बताता हूँ, सबसे पहले ध्वनि का प्रतिध्वनि होता क्या है। तो किसी प्रवर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही प्रतिध्वनि बोलते हैं। और मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन लगभग क्या होता है, 1/10 सेकेंड होता है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, मुक्त रूप से गिरने वाले किसी वस्तु द्वारा अनुभव किए जाने वाला त्वरण उसके स्वतंत्र होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मुक्त रूप से गिरने वाले किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर सकते हैं, यानी किससे स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान से होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे वेग के बारे में। तो ऑलरेडी आप लोग पता है वेग क्या होता है। वेग किसी वस्तु के विस्थापन में दर को एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। और ये बात करना चाहते हैं गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। बात करना चाहते हैं दाब का, तो फ्रेंड दाब हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए दाब को पी लिखते हैं। पी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, यानी कि देखिए ये फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और यही न्यूटन मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित में टेरिडोफाइटा है। सबसे पहले फ्रेंड याद रखिएगा टेरिडोफाइटा कौन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एंजोला, मार्सिलिया, सिलेजेनिलिया, ये सारे क्या होता है, टेरिडोफाइटा होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और टेरिडोफाइटा के अंतर्गत पर्ण रहित व संवहन उत्तक युक्त अपुष्प भित्त पौधे होते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, इसमें बीज का निर्माण नहीं होता, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। लिखा नाड़ी के धड़कन से मापी जाती है। तो नाड़ी की धड़कन यानी पिल्स बीट किस में मापी जाती है, तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो नाड़ी की धड़कन जो है धमनी से मापी जाती है। ये क्वेश्चन आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। तो नाड़ी की धड़कन जो है वह धमनी से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, धमनी से। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। ऑलरेडी फिर आप लोग को पता, धमनी जो होता है यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन यानी शुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। और सीरा क्या होता है, अशुद्ध ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। निम्नलिखित रोगों में से किसे धनु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टेटेनस को जो है धनु स्तंभ के नाम से जाता है। ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। और टेटनस रोगों को धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है। चलिए, और क्या वैसे फिर इसके लिए डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। क्लियर है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो किया था चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था। चिदम्बरम पिल्ले के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। और यह जो करवाया गया था 1995 में, 1905 में करवाया गया था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, 1905 में इसका नेतृत्व किया गया था। क्लियर है। उसके बाद बात करना चाहते हैं लाला लाजपत राय का। तो फ्रेंड्स लाला लाजपत राय ने पंजाब में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। यानी कि क्वेश्चन आता है लाला लाजपत राय ने कहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चलाया था? तो पंजाब में चलाया था। क्लियर है। और वैसे कुछ तो खास नहीं है। चलिए ठीक है। और हाँ, बाल गंगाधर तिलक कहाँ चलाया था? तो फ्रेंड ये महाराष्ट्र में चलाया था। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। भारत में अति सघन वनों में सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया था? तो भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो पाया था, अति सघन बोल रहा, तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा फ्रेंड? अरुणाचल प्रदेश में अति सघन वाले वन क्षेत्र पाया जाता है। क्लियर है। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ था? तो 1988 में लागू हुआ था। 1988 में लागू हुआ था, जिसमें 33% भूभाग वनाच्छित करने का लक्ष्य क्लियर किया गया था। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का समापन किया? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच क्या होता है? दोस्ती अभियान चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। 41 क्वेश्चन, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन देखना 4, 5 और 6 से। सबसे पहले विभाज्य जब भी रहेगा तो जो संख्या रहेगा इसका हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो आप लोग अगर इसका एलसीएम निकालते हैं तो सिंपल वे में फ्रेंड्स 120 आ जाएगा, सॉरी 60 आएगा। क्या आएगा? ये 60 इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए 9 लिख देंगे और हम लोग इसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 का टेबल में कितना बार में आएगा? तो आप लोग सिंपल वे में देख सकते हैं, ये 9 है, ये 3 है। फिर लगाइए। तो फ्रेंड्स अगर फिर से लगाते हैं तो 6 बार लगाइए, तो 6 6 36 यानी 660 आ गया। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 3 यानी कि 39 इसका डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या माने थे? 999 माने थे। क्लियर है। इसमें से हम लोग क्या करें? 39 को माइनस कर देंगे। तो सिंपल वे में क्या आएगा? 960 आएगा। क्या आएगा? 960 आएगा। तो इसका राइट आंसर देखा है तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, 960 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी का क्वेश्चन था ये। और फ्रेंड इसके लिए आप लोग याद कर लीजिए, अर्जुन का क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैसे इसका ये आप लोग याद करिए, पहला इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो ऑप्शन के वैसे बना सकते हैं इसे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। क्वेश्चन नंबर हम लोग आ चुके हैं 43 में। तो लिख रहा, जब एक संख्या 243 से विभाजित होता है तो शेषफल 36 बचता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? इसके लिए रूल होता है, देखिए ये जो शेषफल जो बचा उसको 36 से आप 13 से आप लोग 36 को डिवाइड कर दीजिए। तो 13 दूनी क्या होता है? 26 होता था। शेषफल क्या बचा फ्रेंड? 10। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, यानी 10 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। उर्मिला, तो फ्रेंड लिख रहा उर्मिला अपने जल जीव कुंड के लिए मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली उसे देने के लिए निकालता है। उसमें क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है? तो फ्रेंड ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, तो नर मछली की संख्या देखेंगे कुल कितना, ये 5 है। और टोटल तो यानी कि जिसका निकालता है उसे हम लोग ऊपर में लिखते हैं और नीचे टोटल संख्या को ऐड करते हैं। 5 और 8 कितना होता है? 13। तो इसका सिंपल में 5/13 ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए सी लघुत्तम विकर्ण है। एंगल ए बी सी बराबर 60 डिग्री और ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना सकते हैं। तो देखिए मैं एक समचतुर्भुज बनाया हूँ, यानी कि आप लोग इसका साइड लिख सकते हैं। देखिए ए मान लीजिए ये बी हो गया, ये आप लोग का सी हो गया, ये आप लोग का डी हो गया। क्लियर है। और हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, इसमें ए सी आपका ए सी एक आप लोग का डायगोनल है। तो देखिए ए सी आप लोग एक, सॉरी, इसमें ए 80 को जो बनाएगा सबसे लंबी विकर्ण बनाएगा। तो देखिए ए 80 को मैं लंबी विकर्ण बना दिया हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को पता है इसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है और कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर है। इसमें लिख रहा है ए सी 9 सेंटीमीटर है। तो 9 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज में हाफ हो जाता है। 9 का आधा क्या होगा? 3। तो सॉरी 6 था ना, 6 का आधा 3 3 कर दे, 3 3 6 कर सकते हैं। अब देखिए एंगल ए बी सी में, तो फ्रेंड्स ए बी सी, तो एंगल ए बी सी यानी एंगल यहाँ का भी जो वैल्यू लिखा 60 डिग्री लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ये 60 डिग्री। अब तो बोला समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले अगर आप लोग फोकस करना चाहते हैं तो आप लोग को बीसी का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो देखते हैं कि किस टाइप से आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। देखिएगा सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए, ओसी का वैल्यू निकालिए फ्रेंड। तो देखिए ओ 80, तो ओसी का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग के पास 3 सेंटीमीटर आ गया। और हम लोग क्या करेंगे, सी
बी सी बी डी, तो यानी कि देखिए टोटल एंगल सी बी डी का निकालेंगे तो टोटल एंगल यहाँ पे 60 डिग्री था, तो यहाँ पे कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। यानी ये जो एंगल वैल्यू आ गया, यानी एंगल बी का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो फ्रेंड्स ये आप लोग का 30 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो आप लोग ऑलरेडी बता सकते हैं, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये आप लोग का 30 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो ये आप लोग का ऑलरेडी 90 है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्या होगा 60 डिग्री होगा। क्या होगा? ये 60 डिग्री होगा। तो हम लोग को क्या निकालना है? बी सी निकालना है। तो ऑलरेडी आप लोग क्या करते हैं, साइन 30 का वैल्यू लिख लीजिए ना। साइन 30 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसके सामने क्या रहा, ओ सी आ रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या था, बी सी था। अगर आप लोग करते साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। क्लियर है? और ओ सी का वैल्यू 3 था, बी सी आप लोग को निकालना था। सिंपल में बी सी का वैल्यू निकालेगा तो 3 दूनी क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। तो काफ़ी अच्छे से इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब देखना चाहते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। भारत में चीनी मिलों की संख्या में वृद्धि के बावजूद अभी भी चीनी का आयात जारी रखें। भारत में चीनी का प्रति व्यक्ति खपत बढ़ गई। बिल्कुल फ्रेंड्स ये बढ़ गई है। क्लियर है? बहुत सी मिलें अपनी पूरी क्षमता तक चीनी उत्पादन करने में स्थिति में नहीं, एक इसका इफेक्ट नहीं, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। चलिए इसमें आप लोग को मैच करना है कि कौन सा आप लोग का बोर्ड मास का कौन सा सिंबल का यूज करिएगा तो सही होगा। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लगा है कि पूरा कैंसिल होता है, आप लोग भागा लगा दीजिए तो पहला कहीं भागा है तो ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं। वैसे ही मैं ट्रिक से नहीं बताया हूँ, वैसे आप लोग देख लीजिएगा तो यही आप लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे, फिर क्या कीजिए प्लस कीजिए, फिर यहाँ पे प्लस कीजिए, सॉरी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्लस था ना, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करना आप लोग को माइनस करना है। तो इसको आप लोग ये प्रोसेस को करते हैं तो आप लोग का आ जाएगा 9। देखिएगा सबसे पहले 4 का पहाड़ में 32 कितना बार में 8 आ रहा, 8 हो गया, और 7 कितना होता है 56 होता है, माइनस है 9 कितना होता है 27, नहीं आ रहा ना ये। तो देखिएगा वैसे इसी प्रोसेस से इसको कीजिए तो आ जाए। चलिए मैं कर ही देता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फ्रेंड। 32 सही है, जहाँ स्टार है वहाँ पे हम लोग डिवाइड का यूज करेंगे, फिर 4 लिखेंगे, जहाँ स्टार है वहाँ पे हम लोग प्लस का सिंबल यूज कर 7, फिर बराबर रहने देंगे 8 है, फिर स्टार के यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर यहाँ पे माइनस का आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 8 7 कितना रहा 15, फिर देखिए 8 दिया 24, 24 में से 9 कितना आ गया 15, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6:20 पर घंटी तथा मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। सबसे पहले आप लोग याद करें थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 मिनट माइनस 30h होता है। क्लियर है? और आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। सबसे पहले 11/2 में लिख दिया हूँ मिनट, तो मिनट का वैल्यू अगर देखिए तो 20 मिनट था माइनस 30, और एच का वैल्यू क्या था 6 था ये। और आप लोग सॉल्व किए, 2 का पारा में 20 कितना बनवाता है 10 बार में। क्लियर है? अब 11 को 10 से गुना किए तो 110 आएगा, और 30 को 6 से गुना कर 180 आएगा। तो हम लोग क्या करें 180 में से 110 को हटाएंगे 70 डिग्री आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नीचे दी गई संख्या की श्रृंखला नीचे दी गई संख्या की श्रृंखला में गुम संख्या ज्ञात करें। तो चलिए गुम संख्या को देखते हैं क्या लिख रहा है। सबसे पहले 2 से 4 बढ़ा रहा है, 2 से 4 बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ रहा है 4 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, फिर 4 6 से 12 यानी 6 बढ़ रहा, फिर 8 बढ़ रहा, फिर 10 12 14, तो 14 के बाद क्या करेंगे 16 को बढ़ाएंगे, तो 52 + 16 क्या होगा 72। तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। ये हो गया 49 क्वेश्चन में बता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। तो फ्रेंड प्रतिबिंब में जब एक्स की स्थिति ज्ञात करना है, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे मिरर इमेज को बताना है। तो ऑलरेडी आप लोग को मिरर इमेज में पता है बायां दायां होता है, दाएं बाएं हो जाता है। तो देखिए ये आप लोग का जो ए है आप लोग का सिंपल ए ऊपर ही रहेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ देखिए ये सी इस टाइप से है तो हम लोग इस टाइप से सी लिख सकते हैं, और बी, तो बी जो है आप लोग का फ्रेंड इसमें डायरेक्शन चेंज हो यानी बी इस टाइप से कर सकते हैं। बाकी आप लोग का जो आप लोग का डायरेक्शन है बना सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी आप लोग का सही कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पत्थर ना तो कुत्ते और ना ही बिल्ली है। सबसे पहले देखिए हम लोग पत्थर में जाएंगे तो ये देख सकते हैं ये आप लोग का क्या ये पत्थर है, तो बोला कितने पत्थर ना तो कुत्ते हैं, ये आप लोग का कुत्ते और ना ही बिल्ली है, तो कुत्ते या बिल्ली, तो पत्थर में कितने देखिए दो आप लोग का सेम मैच कर रहा है, दो आप लोग का सेम मैच कर रहा, तो यहाँ पे कितने नहीं है तो 6, देखिए 6 आप लोग का इससे नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6 लगा सकते हैं, नहीं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। काफ़ी ईजी से बना सकते हैं इसे। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कवक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता है कवक सॉरी कोकस, कोकस जो होते हैं कवक दाद उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? और कवकों के हानिकारक प्रभाव काफ़ी होते हैं, इससे दाद होते हैं खुजली होते हैं। क्लियर है? चलिए
समान गुणों वाले कुलों को रखा गया। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा समान गुणों वाले कुलों को ऑर्डर में रखा गया। किस में रखा गया? ऑर्डर में। तो काफ़ी अच्छे से अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लियर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ प्राणी वर्गीकरण का जो पदानुक्रम होता है, सबसे पहले आता है संघ। देखिए मैं लिख देता हूँ, इस चीज़ को भी आप लोग लिख ले, बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले होता है संघ, संघ के बाद आता है वर्ग। देखिए मैं लिख देता हूँ, संघ के बाद वर्ग आता है, वर्ग के बाद आता है आप लोग के बीच में आता है गण। क्या आता है ये? गण आता है। गण के बाद आता है कुल। क्या आता है? कुल आता है। कुल के बाद आता है वंश। क्या आता है? वंश आता है। उसके बाद आता है प्रजाति। ये आप लोग को इसमें असेंडिंग ऑर्डर में याद करना पड़ेगा। सबसे पहले संघ आता है, फिर वर्ग आता है, फिर फ्रेंड्स इसमें गण आता है। क्लियर है? संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति, सबसे लास्ट में आता है प्रजाति। क्लियर है? इसके साथ साथ प्राणी वर्गीकरण में सबसे बड़ा भाग जो होता है वह संघ होता है, यानी सबसे बड़ा जो भाग होता है वह संघ होता है। जो क्वेश्चन आप लोग को पूछा, तो प्राणी वर्गीकरण में सबसे बड़ा भाग क्या होता है? संघ होता है। और सबसे छोटा जो भाग होता है वह प्रजाति होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ विटकर ने वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों को पूर्ण विकसित नाभिक नहीं बताया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। तो राइट आंसर लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। मशरूम क्या एक प्रकार का कवक है, और मशरूम में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। इस चीज़ को भी आप लोग फ्रेंड याद कर लिए, मशरूम में क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होती है। क्लियर है? अब मशरूम एक प्रकार का मृत पोजीवी जीव है जो हरित लवक के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, मशरूम के उत्पादन के लिए 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान व आर्द्रता 85% रखी जाती है। क्लियर है? और मशरूम में जो प्रोटीन होता है वह 19 से 35% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। क्लियर है? और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई जो होता है वह एमिनो एसिड होता है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता हो कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये काफ़ी आप लोग चर्चे में हो गए, क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्जेलेट यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। और गुर्दे की पथरी को नेफ्रोलीसाइटिस कहा जाता है। और गुर्दे एक प्रमुख, देखिए किडनी एक प्रकार का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है जो कि नाइट्रोजनी पदार्थ जल की अतिरिक्त मात्रा को टॉक्सिक के बाहर निकालता है। क्लियर है? और फ्रेंड इसी में बोमिन कैप्सूल भी होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। पहला ये तो सही है। अगला देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो अगला हम लोग के बीच में लिख रहा है, देखते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, बिल्कुल करता है। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील होते हैं, बिल्कुल रॉन्ग है। तो फ्रेंड देखिए विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, देखिए विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं, मैं लिख देता हूँ। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ऑलरेडी आप लोग को पता हो, ये दो प्रकार के घुलनशील। तो एक होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एवं विटामिन सी कॉम्प्लेक्स, बी और सी होता है। यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये दोनों होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि गलत दिया हुआ था। क्लियर है? और जल में घुलनशील विटामिन क्या होता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी होते हैं। क्लियर है? चलिए मैं आप लोग को विटामिन के बारे में कुछ पूरे का पूरा बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड विटामिन एवं कमी से उत्पन्न रोग बताता हूँ। सबसे पहले विटामिन, तो एक होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए, एक होता है वसा में घुलनशील। तो वसा में जो घुलनशील होता है उसके लिए याद कीजिए कीड़ा। क्या याद कीजिए? कीड़ा, KED, यानी विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, सॉरी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये होता है वसा में घुलनशील। चलिए कमी से बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले याद कीजिए विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से होता है हीमोफीलिया रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील के बारे में अभी जस्ट मैं आप लोग को बताया था, ये होता है विटामिन बी और विटामिन सी होता है, विटामिन बी और सी। तो सबसे पहले विटामिन बी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स काफ़ी होते हैं, तो उसके बारे में बता देता हूँ। और विटामिन सी, सुनिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी विटामिन सी के बारे में बताते हैं। देखिए एक होता है विटामिन सी। तो फ्रेंड विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। अब बी के कई कई प्रकार होता है, देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। बी, देखिए बी के बारे में आप लोगों को फिर से बता दूंगा कौन कौन सा होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। वही विटामिन बी, तो विटामिन B1, तो B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। उसी प्रकार विटामिन B3, तो विटामिन B3 की कमी से फ्रेंड, सॉरी B2 की कमी से किलोसिस होता है। अब विटामिन B3 से पांचपन होता है। B6 से एनीमिया होता है। B5 से पेलाग्रा होता है। B8 से होता है त्वचा रोग होता है। B12 से एनीमिया होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन,
बोरीएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के में परिवर्तन लाती है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, बोरीएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाती है। तो राइट आंसर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, नहीं पाचन तंत्र में या परिवर्तन लाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। अब बैरिएस्टिक सर्जरी को मोटापा कम करने वाली सर्जरी भी कहते हैं। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? सबसे पहले कुतुब मीनार, तो ऑलरेडी पता है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं पंचमहल, तो फ्रेंड पंचमहल जो है ना वह फतेहपुर सीकरी में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। अग्रसेन की बावड़ी, तो ये फ्रेंड दिल्ली में स्थित है। लाल किला भी दिल्ली में स्थित है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो ऑलरेडी फिर आप लोगों को पता होगा नेहरू ट्रॉफी जो है वह हॉकी से संबंधित है, यानी नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार को महत्वपूर्ण समझा गया? सबसे पहले याद रखिए, उगादी त्यौहार एक प्रकार का, उगादी त्यौहार जो होता है यह कर्नाटक में मनाए जाने वाले एक प्रकार का नए नए वर्ष का त्यौहार होता है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। और उगादी उगादी त्यौहार जो होता है कर्नाटक में नए वर्ष को मनाया जाता है। तो उगादी को नए वर्ष की खुशी में व्यक्त मुख्यतः कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड बात करते हैं हम लोग, देखिए नागालैंड में, तो नागालैंड में जो नए वर्ष के जो त्यौहार होता है उसे बोलते हैं आंगमोंग। देखिए इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं आंगमोंग। आंगमोंग महोत्सव जो होता हुआ नागालैंड में होता है। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं, नागालैंड में एक और होता है तो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। क्लियर है? और तमिलनाडु का सबसे फेमस है जल्लीकट्टू है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए सैन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो फ्रेंड इसे आप लोग याद कर सकते हैं। सैन 15 डिग्री का वैल्यू आप लोग को याद करना पड़ेगा, √3 - 1/2√2 होता है। क्या होता है? √3 - 1/2√2 होता है। वैसे अगर आप लोग साइंस पढ़े होंगे तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा सैन 45 के लिए क्या, सैन 15 के लिए क्या कीजिए, सैन 45 डिग्री माइनस सैन 30 डिग्री का यूज कर सकते हैं। अब सैन A - B का यूज करते हैं तो सैन A - B का फॉर्मूला क्या था? सैन ए इंटू कॉस बी। देखिए मैं लिख देता हूँ, सैन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, तो कॉस ए इंटू सैन बी। तो ये फार्मूला को आप लोग यूज कीजिएगा। तो सैन ए यानी कि सैन ए का वैल्यू 1/√2 की 1 देख लीजिएगा, अपने से कर सकते हैं। तो सैन ए यानी कि यहाँ पे अगर यूज कीजिएगा तो सैन ए यानी कि सैन यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री लिखिएगा, फिर कॉस बी, तो कॉस बी का वैल्यू कितना था 30 था, फिर कॉस ए यानी कि कॉस 45 का कीजिए, फिर कॉस सैन कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा √3 - 1/2√2। ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं और कुछ कुछ याद भी कर लीजिए आप लोग। देखिए मैथ आ चुके हैं। 410 का 20%, 520 के 40% से x प्रतिशत कम है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, एक बांस का 1/4 भाग काले रंग से, 2/5 भाग पीले रंग से और शेष 21 मीटर लाल रंग से रंगा हुआ है, तो उसकी उसकी लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले फिर मान लें कि बांस की लंबाई x मान लेंगे। क्लियर है? अब देखिए बांस का काला भाग क्या है, तो x का 4 भाग मान लिया। क्लियर है? उसके बाद आप लोग को बोला 2/5 क्या है, ये पीला है, तो 2/5 को x मान लेंगे। क्लियर है? इसको सॉल्व कीजिएगा तो टोटल आएगा 13/20x आ जाएगा। क्लियर है? और हम लोग क्या करेंगे, शेष भाग निकालना, तो x माइनस क्या करेंगे 13x/20 करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल अर्थ में क्या आएगा 7x/20 आएगा। अब टोटल भाग क्या लिख रहा था, तो 21 लिख रहा था, 21 कर देंगे। 7 का पावर 21 3 बार में आता है, तो 20 दिया क्या हो गया, तो 20 दिया 60, इसका आंसर आएगा। तो काफ़ी अच्छे से आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लियर कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन हमेशा पूछता, फिर से पूछा। देखिए वेन डायग्राम में आप लोग का क्या क्वेश्चन निकालने दे रहा है, ये आप लोग कहाँ लिख रहा, हाँ, तो 2015 में बैग और जूतों की बिक्री में कितना राजस्व कमाया गया? तो फ्रेंड जूता और किस में बोल रहा, देखिए 2015 में जूता और बैग में, तो देखिए जूता और बैग में, तो जूता में कितना 15% है और बैग में 45 है। ऑलरेडी आप लोग को इसके सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, देखिए 2015 टोटल कितना था 362800 था, इसका हम लोग क्या करेंगे 45% निकालेंगे। क्लियर है? अब इसको सॉल्व किया तो 1632600 आएगा। क्लियर है? उसी प्रकार आप लोग को जूते के लिए निकालेगा, तो वहाँ से अगर टोटल निकाले तो 2176800 इसका राइट आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में क्या लिख रहा है ये। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आ गया। देखिए एक अवलोकन है ये, तो अवलोकन दिया गया 42333224 x34424 का मोड 4 है, तो x का मान नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड ये आप लोग का मोड है। बहुलक क्या होता है, किसी संख्या में जो अधिकतम टाइम्स आता है उसे बोलते हैं मोड। तो देखिए एक्स नहीं हो सकता। देखिए सबसे पहले 4 की संख्या गिनते, एक संख्या है, 2 है, 3 है,
4 है, 5 है और 6, यानी 4 की संख्या कुल कितना बार आ रहा है? 6 बार। 2 की बात करना चाहते हो, 2 को कलर चेंज कर, देखिए 2 कितना बार, 1 बार, 2, 3, 4, 5, यानी 2 कितना बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है। क्लियर है? अब बात करना चाहते हैं, देखते हैं अगला 3 के लिए। तो 3 के लिए हम लोग पीला का यूज़ करें, देखिए 1, 2, 3, इसके बाद 4, 5, यानी कि आप लोग देख रहे हो 3 भी कितना बार आ रहा है? 5 आ रहा है। क्लियर है? उसके बाद देखना चाहते हैं अब कौन सा संख्या बच गई, अब तो कुछ नहीं बोल रहा, तो बोल रहा ना मोट 4 है, यानी कि 4 है, तो कौन संख्या नहीं हो सकता? देखिए कभी भी इसमें 4 नहीं हो सकता, 4 कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या नहीं हो सकता? एक्स नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फोकस कीजिए, तो क्या बोल रहा है? एक्स के स्थान पर क्या नहीं हो सकता है? देखिए एक्स के स्थान पे ये आपका 3 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 2 कभी भी नहीं होगा। 2 इसमें कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 5 वैल्यू फिक्स था। तो राइट आंसर अगर निकालिएगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे में प्रत्येक फलन को निम्न रूप में रंगा गया है। काले हरे के सन्निकट है, हरा पीले के विपरीत है, गुलाबी नीले के विपरीत है, लाल हरे के सन्निकट है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को पासा बनाना है, तो इस टाइप्स का जब भी आता है तो आप लोग को बनाने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सॉरी, देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप लोग इस टाइप से कर दीजिए। क्लियर है? और आप लोग को देखिएगा यहाँ पे विपरीत के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से एक बीच में खींच दीजिए। अब देखिए मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से केवल देखिएगा, एक लाइन यहाँ से आप लोग बीच में खींच दीजिए। क्लियर? अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ। सबसे पहले क्या बोल रहा, देखिए काला हरे के सन्निकट है, काला जो है हरा के सन्निकट है। क्लियर है? और हरा पीला के सन्निकट है। तो फ्रेंड सबसे पहले विपरीत कौन है? गुलाबी नीले के विपरीत है। तो गुलाबी, तो गुलाबी कलर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे गुलाबी माना हूँ। क्लियर? ये गुलाबी जो है किसके विपरीत है? ये इसका विपरीत नीचे जाएगा, यानी नीला। हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्या लिख रहा, लाल हरे के सन्निकट है और हरा पीले के सन्निकट है। हरा जो है पीले के सन्निकट है, तो हम लोग क्या करें, हरा को पीले से करना है। तो देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता है, हरा हरा कलर को मान लीजिए, तो ये मान लीजिए हरा लिया हूँ। क्लियर है? तो इसका पीला आप लोग को यहाँ पे होगा। तो फ्रेंड इस पीला के लिए हम लोग यहाँ पे पीला लिख दें। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं होगा। अब लिख रहा काले हरे के सन्निकट है, तो फ्रेंड काला जो है हरा का सन्निकट रखना है। तो काला को हरा, तो यानी हरा के सामने यहाँ लिख सकते हैं ये। तो लास्ट में क्या लिखिएगा? लाल लिख दीजिए ना। तो फ्रेंड लास्ट में अगर आप लोग को बोला तो यहाँ पे क्या किया, लाल यूज कीजिए। अब आप लोग को बोला क्वेश्चंस के अनुसार, तो कौन सा सत्य है? काला नीले और हरे के बीच में है, तो फ्रेंड देखिए काला जो है नीले और हरे के बीच में नहीं, पहला कैंसिल हो गया। काला लाल के सन्निकट है, काला नहीं, गलत हो गया। हरा काले और लाल के बीच में, देखिए हरा जो है काले और लाल, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं क्या लिख रहा है क्वेश्चन। ओफो, इसमें ऑप्शन इस टाइप से बोल रहा नहीं है, तो हाँ ऑप्शन सी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री होगा। यानी कि ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन दिया है इसका। देखिए श्रृंखला में आगामी आकृति क्या होगी, देखिए पहला में देख रहे हैं 1 2 3 4 लिख रहा है, सेकंड में 1 2 3 4 5 लिख रहा है, फिर 1 2 3 4 5 लिख रहा है, फिर 1 2 3। पहला में देख रहे हैं एक भी बाहर नहीं जा रहा, सेकंड में एक बाहर जा रहा, थर्ड में 2 बाहर जा रहा, फोर्थ में 3 बाहर जा रहा, तो अगला में कितना जाएगा? 4 बाहर जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 4 को बाहर फेंकेंगे हम लोग। तो 4 बाहर फेंकने वाला ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। 57 का राइट आंसर जो होगा, 57 का ऑप्शन नंबर क्या होगा देख सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। हाँ, 68 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो ये क्वेश्चन खुद से देखिएगा, आप लोग को काफ़ी अच्छा है ये। चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन आप लोग के लायक रहे। तो ये सारी चीज़ को देखिएगा। क्वेश्चन आ रहा, वर्ष 1979 में क्रिसमस का दिन मंगलवार को मनाया गया था, तो इसी दिन पर दोबारा किस वर्ष मनाया जाएगा? सबसे पहले मैं कैलेंडर मैचिंग के बारे में बोल रहा। क्लियर है? इसका कंसेप्ट मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले 1979 है। क्लियर है? 1979 बोल रहा। क्लियर है? तो 1979 का दिन क्या था? मंगलवार था। तो बोला इसी दिन पर दोबारा किस वर्ष मनाया जाएगा, यानी कि मंगलवार को ही कब मनाया जाएगा। तो सिंपल वे में आप लोग को क्या करना, सेम डे लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाला यानी 4 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 79 से डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं शेषफल क्या बच रहा। तो देखिए 4 एक हम 4 करेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा 9। अब यहाँ पे भागा दिया तो 4 नंबर 36, यानी कि सिंपल वे में इसका शेषफल कितना बच रहा, 2। ऑलरेडी अगर पता होगा कैलेंडर में अगर शेषफल 2 या 3 बचता है, ध्यान से सुनिए, कैलेंडर में अगर शेषफल 2 या 3 बचता है तो उसका सेम ईयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलरेडी आप लोग कंसेप्ट पढ़े होंगे। तो फ्रेंड उसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 को ऐड करते हैं। क्या करते हैं? 5 को ऐड करते हैं। तो हम लोग क्या करें, 1979 में हम लोग क्या करेंगे, 5 साल को ऐड कर दें, तो कितना आएगा? 1984 आएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिकोण है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे त्रिकोण की संख्या ज्ञात करना है। तो ऑलरेडी अगर सॉल्व किया तो 9 आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है? चलिए आवर्तों में देखिए, आवर्त में तत्वों को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है।
सबसे पहले याद रखिए, आवर्त सारणी में आवर्त को तत्वों के नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, बढ़ते हुए आवेशों के बढ़ते क्रम में। यानी कि राइट आंसर देखा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कीजिए, नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों में क्लियर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तत्वों के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है। एवं इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए कोई तत्व है, ये देखिए कोई तत्व, इसके बाहरी कक्षा में क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। क्लियर। बाहरी चक्कर में क्या लगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर है। और क्या, बाकी आप लोग को ऑलरेडी पता है। चलिए, अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल अभिक्रिया के प्रकार को सही ढंग से व्यक्त करता है। सबसे पहले इस रिएक्शन को मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, अमोनियम सल्फेट है तो अमोनियम का सूत्र क्या होता है, NH4 होता है। अब सल्फेट के रूप में लिखना था तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, सल्फेट में 2 यूनिट होता था। ये अल्मोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम क्लोराइड, तो ऑलरेडी बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे BaCl2। क्लियर है। सल्फेट तो बेरियम सल्फेट और तो यहाँ पे फ्रेंड अमोनियम क्लोराइड बना, NH4Cl निकालना है और उसके साथ साथ बेरियम सल्फेट निकालना है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसमें बोला ना, कौन सा इस अभिक्रिया में प्रकाश सही ढंग से शामिल होगा। तो ऑलरेडी आपका इसमें क्लास 10 का क्वेश्चन है, ये जो BaSO4 जो आ रहा है, देखिए ये जो BaSO4 है, ये प्रकार का अवक्षेपण का निर्माण करता है। तो राइट आंसर अगर निकालना चाहते हैं तो ये अवक्षेपण बनाएगा। यानी राइट आंसर अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं, ये एक प्रकार का अवक्षेपण बनाएगा। क्या बनाएगा, ये अवक्षेपण। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। किसके साथ, ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं, पीली होगा। क्लियर है। चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वैसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु के द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार, एक होता है अल्किन जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। और एक होता है अल्काइन जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन और पैराफिन भी कहते हैं। क्लियर है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। चलिए, संयोजी कोष में हर तत्व का कोष होता है। सबसे पहले संयोजी कोष में हर तत्व का बाह्यतम कोष होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बाह्यतम कोष होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग को याद करना पड़ेगा, किसी तत्व का बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, यानी किसी तत्व की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य इलेक्ट्रॉनों को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक सोडियम लेता हूँ, तो सोडियम का एटॉमिक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए 281 हो गया। तो इसमें जो 1 आ रहा है ये आप लोग इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। उसी का क्लोरीन का, तो क्लोरीन का फ्रेंड्स 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए 287। ये जो 7 आ रहा है इसका क्या होगा, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 76 जाएंगे। तो लिखा सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित है। सबसे पहले फिर देखिए आवर्त के बारे में बता दें। सोडियम का है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिएगा, तो क्या आएगा, 281 आ गया। चलिए बात करते हैं आर्गन का। तो फिर आर्गन का 18 होता है, इससे भी दीजिए 282 आ रहा, 288 तो देखिए इसमें आप लोग का बोला आवर्त निकालने के लिए। देखिए अगर एक ही पहला में होता है तो पहला होता है, सेकंड जा रहा है तो दूसरा हो गया, तीसरा, यानी टोटल देख रहे हैं तीन तीन कोष में जा रहा। तो टोटल 3 कोष में जाने की वजह से इसका आवर्त नंबर भी क्या होगा, 3 होगा। तो काफ़ी अच्छे से। चलिए मैं एक और बनाना चाहता हूँ सिलिकॉन का। सिलिकॉन का ऑलरेडी आप लोग को पता है 14 होता है, तो 284। तो ये पहला कोष हो गया, ये दूसरा कोष हो गया, ये तीसरा कोष। तो 3 कोष जिसमें होता है उसे बोलते हैं तृतीय। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मैं कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। सबसे पहले तत्वों की संख्या। देखिए जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग को फोकस करना पड़े, याद कर लिए। देखिए सबसे पहले पूरे आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होता है, वर्ग की संख्या 18 होता है। क्लियर है। अब देखिए आवर्त नंबर 1, देखिए पहला आवर्त में कुल तत्वों की संख्या केवल 2 होता है, वो कौन कौन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। क्लियर है। और सेकेंड आवर्त में और थर्ड आवर्त में, देखिए सेकेंड और थर्ड आवर्त में तत्वों की कुल संख्या 8 होता है। क्लियर है। उसी प्रकार आप लोग बात करना चाहते हैं पाँचवा, सॉरी चौथा और पाँचवा में। देखिए चौथा और पाँचवा में तत्वों की जो कुल संख्या होती है वो 18 होता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं छठा में, तो छठा में जो कुल संख्या होता है वह 32 होता है। और सातवां जो होता है वह अधूरा है, यानी कि जो अगर नया तत्व आएगा तो वह सातों में भर जाएगा, यह अधूरा है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, और क्या, और तो वैसे इसमें कुछ है नहीं, जो भी था मैं बता रहा हूँ। क्लियर है।
चलिए अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो बेंजीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताया था बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो बेंजीन ऑप्शन में लिख रहा है, हाँ देखिए। तो बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। नहीं, बेंजीन एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर है। अब बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा C6H6 होता है। बेंजीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। क्लियर है। चलिए अब बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को इस टाइप से एक और इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए सी क्या कीजिए, 6 कीजिए, तो 1 2 ये 3 कीजिए। यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को जिस टाइप से बता रहा हूँ इस टाइप से आप लोग बनाइएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड को मैं ईजी करके बता रहा हूँ। देखिए बेंजीन का स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका सूत्र C6 होता था। देखिए यहाँ पे सी कीजिए, यहाँ पे 2 हो गया। अब आप लोग को इस टाइप से एक और यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा, फिर एक 4 लीजिएगा, फिर यहाँ पे 5 लीजिएगा और एक, सॉरी देखिएगा थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग के बीच बताता हूँ। थोड़ा सा फोकस कीजिए फ्रेंड। देखिए सबसे पहले आप लोग को कार्बन लेना पड़े, यहाँ से आप लोग देखिए सबसे पहले एक कार्बन लेंगे। क्लियर है। फिर हम लोग एक यहाँ पे इसके बगल में कार्बन लेंगे, फिर एक कार्बन लेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद फिर एक कार्बन लेंगे इस टाइप से, फिर एक कार्बन लेंगे, फिर हम लोग क्या एक ऊपर में कार्बन लेंगे। क्लियर है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे भी कार्बन लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट चलते हैं। देखिए पहला में क्या सिंगल बॉन्ड था, तो अगला में डबल बॉन्ड लेंगे, फिर सिंगल है तो अगला में डबल, फिर सिंगल है तो अगला में क्या लेंगे, डबल। ये इसका रूल होता है। और कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो फ्रेंड देखिए 1 2 तो 3, हम लोग यहाँ पे एक हाइड्रोजन देंगे, नहीं 4 हो जाएगा। यहाँ भी एक हाइड्रोजन देंगे, 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 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन अगर आप लोग को पूछता है इसमें कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है, तो देखिए इसमें कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या जो होता है वह 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है। वही बात करते हैं पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है, कुल 3 होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आप लोग सोच रहे हो कि मैं आप लोग को याद करवा रहा हूँ, नहीं याद मैं नहीं करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले फिर सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड देखिए जहाँ पे एकल बंधन वहाँ पे सभी सारे जगह पे सिग्मा बॉन्ड दे दीजिएगा। क्लियर है। और जहाँ डबल बंधन भी होता है, जहाँ डबल बंधन होता है वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई हो गया, यहाँ भी एक सिग्मा और एक पाई। तो टोटल काउंट कीजिए तो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड आते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में पहली भारत वाटर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। क्या होगा ये, मुंबई। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता है दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण में आता है। क्लियर है। तो राइट आंसर क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं गोंडवाना, तो गोंडवाना नर्मदा के दक्षिण स्थित प्राचीन गोंड राज्य से व्युत्पन्न हुआ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर। अभी आप लोग को वेन डायग्राम का क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। अब आ चुके हैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर देखा जाता है तो इसकी ओर आ रहे जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो अवनमन अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग को दूरी ज्ञात करना, हम लोग क्या करें, देखिए इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। टोटल देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 30 डिग्री था, तो यहाँ पे आप लोग को 60 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे 30 था ये, तो 30 से आप लोग बीच यहाँ पे क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्लियर है। और आप लोग को देखिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड के साथ साथ ईजी होगा। देखिए जब लाइट हाउस शीर्ष से समुद्र तल से 120√3 मीटर ऊपर देखा जाता है, कितना 120√3 मीटर ऊपर जाता है। तो फ्रेंड इसमें बोला इसकी अवधि के दौरान जहाज पर तय की गई दूरी को ज्ञात करना है। तो इसका दूरी अगर ज्ञात कीजिए तो हम लोग सिंपल वे में क्या करेंगे, जो आप लोग का यानी 120√3 दिया हुआ है। क्लियर है। हम लोग इसे क्या करेंगे, सिंपल वे में √3 से केवल क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो सिंपल वे में इसे गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 120√3 केवल 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ज्ञात कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा, यानी √3 केवल 3, यानी नहीं नहीं, यहाँ पे आप लोग को एक वर्क करना पड़ेगा, यानी कि √3 इकाई को 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है 240 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 240। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। 83 देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तदनुसार यदि तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तार लेते हैं, वह देखिए तार को वर्गानुकार मोड़ दिए हैं। क्लियर है। अब इसका हम लोग नाम क्या मानेंगे, ABCD। देखिए ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इसको डी मान लें। क्लियर है। अब इसका
क्षेत्रफल क्या लिख रहा है, तो ऑलरेडी देख रहे हैं 81 लिख रहा है, तो इसका जो भुजा आएगा क्या आएगा 9 आएगा, तो यहाँ भी 9 लिख सकते हैं, यहाँ भी 9 लिख सकते हैं, यहाँ भी 9 लिख सकते हैं। क्लियर है। और फ्रेंड लिख रहा है यदि तार का अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया है, तो यानी कि तार का अर्धवृत्ताकार जो होगा वह वर्ग के परिमाप के बराबर होगा। तो सिंपल वे में आप लोग को क्या करना है, दोनों को वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर है। यानी अर्ध परिमाप, तो ऑलरेडी आप लोग को पता अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड आप लोग को ऑलरेडी पता आर इंटू पाई प्लस टू होता है, वृत्त का परिमाप का वैल्यू होता है ना, आर इंटू पाई प्लस टू होता है बराबर यहाँ पे वर्ग का परिमाप, तो यानी टोटल 36 निकालिएगा, 4 गुना 60 होता है। आप लोग को यहाँ से आर का वैल्यू निकालना है, तो आर के वैल्यू निकालेगा तो यहाँ पे 36/7 सिंपल वे में कर दीजिएगा ना, बराबर यहाँ पे 7 कीजिए, 36 है तो 36 कट गया, तो सिंपल वे में आर का वैल्यू क्या रहा 7 सेंटीमीटर। अब इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या लगे हाफ पाई है, इसको हाफ कर दिया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया। आर का वैल्यू क्या था 7 था, तो 7 को डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 7 7 कैंसिल, 2 का पहाड़ा में 11 बार में, तो 11 का 70 क्या था 77, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट QA बराबर AB है, तो AB पर पावर 3 का मान निकालना। तो फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में सॉल्व किया, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, ये आप लोग के लिए इजी क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से बना सकते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है ये, आप लोग बोर्ड मास के तरीके से बनाइएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एक निश्चित कुट भाषा में टेबल को देखिए, आप लोग यहाँ पे टेबल को क्या लिख रहा है WEOH, सारे में फोकस किए थे, टी के बाद कितना जो लिखे W आएगा तो +3, उसी प्रकार ए में भी 3 को ऐड किए डी आएगा, बी में भी 3 को ऐड किए, तो ये यानी कि 3 3 इंक्रीज होता है, एस यानी 19 होता है, 19 में 3 जोड़िए तो भी आएगा, यानी फिर के यानी 11, 11 3 14 हो गया, बी यानी वाई में 3 जोड़िए तो 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, शब्दों का विषम युक्त ज्ञात करें। सबसे पहले इटली की राजधानी ऑलरेडी आप लोग पता है रोम होता है। अब देखिए केनिया नैरोबी सही है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा है स्पेन, स्पेन का राजधानी मैड्रिड होता है, लेकिन नॉर्वे की राजधानी कायरो नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्वे की राजधानी क्या होता है ओस्लो होती है, तो ये तो गलत लिख दिया नहीं, ओस्लो होती है इसलिए गलत हो गया। अब देखिए ये आप लोगों का क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। क्या लिख रहा है, एक महिला को इशारा करते हुए लड़की कहती है वह मेरी बहन की इकलौती मैटरना आंट जिसका कोई भाई नहीं है कि निस की माँ है, तो उस लड़की का महिला से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स ये संबंध अगर बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बेटी आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, अब लगभग खत्म हो चुका है, अब कुछ है। फ्रेंड्स ये आप लोग खुद से बनाइए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देखिएगा खुद से बनाकर। ये सारे क्वेश्चन को मैं स्किप, देखिए क्वेश्चन आ चुका 92। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना परमाणु विन्यास, तो सबसे पहले जब भी बोलता है तो आप लोग क्या कीजिए इसमें जोड़ दीजिए। देखो 1s2 था यानी कि 2 इसमें मैक्सिमम एलिमेंट जा रहा, फिर 2s2 यानी 2 जा रहा, फिर 2p6 यानी 6 जा रहा, फिर 3s2 2 लिख देंगे, फिर p3 यानी 3, 2 2 4 6 10 2 12 3 15, तो क्या होगा 15, 15 में क्या होता है फास्फोरस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फास्फोरस हो जाएगा। क्लियर है। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितनी कली चूना प्राप्त होगा। तो अगर आप लोग इसे बनाइएगा तो 25 ग्राम CaCO3 से कितना ग्राम, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए CaCO3 को तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो CaCO3 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो फिर इसे क्या करिए CaO तोड़िए, CO प्लस CO2 तोड़िए, यहाँ पे आप लोग 2 भाग में तोड़ सकते हैं। क्लियर है। और हम लोग आप लोग आपको यहाँ बताना चाहते हैं, सबसे पहले कोई भी चीज़ होता है 100 ग्राम होता है, क्या होता है ये 100 ग्राम होता है, जिसमें इसमें यहाँ पे आप लोग को ऑलरेडी पता होगा 56 ग्राम में होता है ये। क्लियर है। तो फ्रेंड 56 ग्राम को हम लोग 100 से करेंगे यहाँ पे 25 से, तो यानी 25 का अगर निकालेगा तो सिंपल में 56 बटा क्या करेंगे यहाँ 100 गुना कर देंगे, यहाँ तो 25 कीजिएगा, तो 25 चौक 100 यानी टोटल सॉल्व किए तो 14 ग्राम आएगा। तो काफ़ी ईजी से आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है RPA रोबोट प्रोसेस ऑटोमेटिक के लाभ में शामिल है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है देखते हैं, बस कुछ क्वेश्चन आ रही है। तो विकसित लेजर व्यक्तिकरणमापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है। तो इसका जब सॉल्व किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है। ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के जो लेखक है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बराक हुसैन ओबामा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए प्रोमिस लैंड पुस्तक के जो लेखक है बराक हुसैन ओबामा है। पहले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो पहले एशियाई खेल का आयोजन भारत में किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड्स पता है। तो मैं पहले लोग बताना चाहता हूँ, पहला एशियाई खेलों का आयोजन भारत में 1951 में नई दिल्ली में किया गया था। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5 आरक्षण देने का निर्णय लिया। तो 98 का राइट आंसर होगा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तमिलनाडु होगा।
एंड नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? भारत का पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में बना था। क्लियर है? और ये बाघ के लिए फेमस है, यह उत्तराखंड में है। क्लियर है? वही फ्रेंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गिर आप लोग का गुजरात में है। क्लियर है? उसके साथ साथ कान्हा मध्य प्रदेश में। काजीरंगा कहाँ है? तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है जो कि असम में है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून कहाँ के विधानमंडल द्वारा पारित किया गया? तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क यानी अमेरिका होगा। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं पूरे का 100 का क्वेश्चन बताया। 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन मैं हमेशा नहीं बताता हूँ, ताकि कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। क्लियर है? तो चलिए, कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सेट नंबर 25 लेके आऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी एंड होप फॉर द बेस्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और फ्रेंड्स, क्लास 8 का जो जैक का बोर्ड होने वाला था वो आप लोग का मार्च महीने में होगा। क्लियर है? थैंक यू सो मच।